बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच बात में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान हुमार सनान। आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और आगाज़ में सबसे पहले बात करेंगे MQM के हवाले से। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इंतखाबी मुहिम का आगाज़ हो गया है और इंतखाबी सरगर्मियाँ भी जारी हैं। तमाम जो है वो हमारी पार्टीज़ को हम देख रहे हैं, पार्टी रहनुमा भी बहुत एक्टिव हो चुके हैं और पार्टी के मंशूर के हवाले से भी जा बजा ऐलानात का जो है सिलसिला भी जारी है। MQM पाकिस्तान ने नई आइनी तरमीम को जो है वो इंतखाबी मुहिम का हिस्सा करार दे दिया है और कराची के इलाके कोरंगे में जलसे से खिताब करते हुए MQM के रहनुमाओं ने जो अपने जो है वो जलसे से खिताब में स्टेटमेंट्स पास किए हैं, उनके ऊपर हम जो है वो आज का प्रोग्राम उस पर हम स्टार्ट करेंगे और उसके हवाले से बुनियादी सवाल भी रेस करेंगे, अपने मेहमानों के सामने रखेंगे और जानेंगे कि उनका क्या ओपिनियन है। जो है कन्वीनियर जो है MQM के खालिद मकबूल सिद्दीकी, उन्होंने मुतालबा किया कि नई आइनी तरमीम के ज़रिए आवाम को बाइख्तियार बनाया जाए। अहम स्टेटमेंट है। इसी के साथ साथ अगर हम मुस्तफ़ा कमाल की बात की जाए तो वो ये कहते हैं कि हमने सूबाई खुद मुख्तारी वज़ीर आला हाउस के लिए नहीं दी थी। सूबाई खुद मुख्तारी ने मेरे शहर के नौजवानों को बेरोज़गार कर दिया। हमें असम्बली में आइनी तरमीम करके दें। साथ ही मुस्तफ़ा कमाल ये भी कहते हैं कि अब हमें इख्तियारात आवाम के हाथों में चाहिए। ये जो मुस्तफ़ा कमाल साहब कह रहे हैं, ये क्या स्टेटमेंट है और इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हो सकते हैं, क्या इंटरेस्ट हो सकता है? आवाम के हाथों में इख्तियारात उन्हें चाहिए, तो ज़रा देखते हैं हमारे मेहमान इस हवाले से क्या ओपिनियन रखते हैं। क्या सिंध की तरक्की के लिए बल्दियाती निज़ाम में बेहतरी ज़रूरी है, नागुज़ीर है? अपने मेहमानों की जानिब बढ़ते हैं, उनसे उनका ओपिनियन लेते हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद फैसल हकीम साहब मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। सर खुशामदीद कहना चाहेंगे आपको। लॉ एक्सपर्ट आरिफ चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सीनियर एनालिस्ट असद खरल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबको खुशामदीद कहना चाहेंगे। असद खरल साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर, जिस तरह से अभी हम बात कर रहे हैं, MQM पाकिस्तान ने नई आइनी तरमीम को जो है वो इंतखाबी मुहिम का हिस्सा करार दे दिया है। साथ ही मुस्तफ़ा कमाल साहब की भी स्टेटमेंट हमने जो है वो शामिल की और वो कहते हैं कि अब हमें इख्तियारात जो है वो आवाम के हाथों में चाहिए। कैसे देख रहे हैं सर इन सबको आप? देखिए, ये जो इख्तियारात का जो आप मुतालबा कर रहे हैं और वो इंतखाबी मुहिम का हिस्सा उसको बता रहे हैं, आईने पाकिस्तान पहले ही पाकिस्तान के अवाम को इख्तियार देता है। वो किसी पर्सन स्पेसिफिक या किसी ऑफिस को वो इख्तियार नहीं देता। ठीक। जहां तक मामला है वज़ीर आला सिंध, जो उन्होंने कहा कि अपने पास सारे उन्होंने इख्तियार रखे हुए हैं, 18th अमेंडमेंट में कहीं ये ऐसा जिक्र नहीं है कि वज़ीर आला सिंध या चीफ मिनिस्टर जो या किसी सूबे का वो तमाम इख्तियारात जो है वो अपने पास रखेगा, बल्कि वो इख्तियारात उस सूबे के अवाम को दिए गए हैं और अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को जो उनके ईवान है उनको दिए गए हैं। किसी पर्सन स्पेसिफिक या इंडिविजुअल को वो इख्तियारात नहीं दिए गए। लेकिन जहां तक उन इख्तियारात का वो आईने पाकिस्तान के अंदर जो दिए गए हों या 18th अमेंडमेंट के बाद दिए गए हों, क्या वो इख्तियारात अवाम तक कभी मुंतकिल हुए? क्या अवाम जो है उसकी हुक्मरानी कभी हमने देखी? क्या अवाम जो है उसकी राय का कभी एहतराम किया गया? क्या अवाम जो है उसकी उमंगों के मुताबिक कभी फैसले किए गए? तो ये फैसले हमेशा से हमने देखे हैं कि जिस तरीके से वो वफाक अगर हो तो वहां पे वजीर आजम जो होता है वो सेंट्रिक उसके सारी चीजें घूम रही होती हैं, और इस तरह सूबे के अंदर जो वजीर आला होता है वो भी सारे इख्तियारात जो है वो इस्तेमाल करता है। अवाम तक ये इख्तियारात ना पहले कभी थे, ना अब होंगे और ना आइंदा हमें कोई अब है, ना आइंदा हमें कोई नजर आ रहा है। जिस तरीके से हमारा ये सिस्टम है, एक पार्लियामेंट्री जमहूरी जो सिस्टम बनाया गया है, इसके अंदर चंद खवास जो है उनके पास इख्तियारात होते हैं और वही उसको एंजॉय करते हैं और अवाम जो है उसकी कहीं भी सुनवाई नहीं होती। सही। जैसे असद खरल साहब आप बात करें, अगर मुस्तफ़ा कमाल साहब की बात करें तो एक और स्टेटमेंट भी उन्होंने पास किया है कि अगर 5 साल के लिए कराची हमें दे दें तो पीपल्स पार्टी को कोई लाड़काना में भी वोट नहीं देगा। सर, क्या वाकई ऐसा है कि MQM इतनी ताकत रखती है और इतने ही तरक्याती कामों में वो महव हो जाएंगे अगर 5 साल के लिए सिंध उनको दे दिया जाए, कराची उनको दे दिया जाए, कि फिर पीपल्स पार्टी का नामो निशान नहीं रहेगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि MQM को पहले जब MQM को कराची दिया गया था, मुस्तफा कमाल साहब जब मेयर थे, तो उसके बाद क्या वजह है कि लाड़काना तक महदूद क्यों नहीं किया गया और लाड़काना भी उन्होंने क्यों पता नहीं कर लिया गया? उस वक्त तो तमाम तर इख्तियारात इनको दिए गए थे। वफाक और सूबे के सारे इख्तियारात मेयर के पास मौजूद थे, कोई हर्डल्स नहीं थी। पूरी उस वक्त जो आमर और आमरी की जो हुकूमत थी, सारी उसकी सारी ताकत जो है इनके पास इख्तियारात थे, फंड से सब कुछ था। तो क्या वजह है कि उस वक्त जो कामयाब तजर्बा नहीं वो कर सके, तो आज? और दूसरी बात भी, किस मुंह से वो कह रहे हैं, किस हैसियत से, किस हिसाब से? एक तरफ वोट को इधर दो, अवाम के वोट के एहतराम की बात हो रही है, अवाम के राइट्स की बात हो रही है, और दूसरी तरफ वो बंदरबांट कह रहे हैं। भाई, आपको कौन प्लेट में रख के दे सकता है? ये कौन सा सिस्टम है
किससे आप मांग रहे हैं, कौन आपको देगा? ये तो सही। आवाम जो है वो, उसको अगर आप इज्जत दे रहे हैं या उनके एहतराम या हकूक की बात कर रहे हैं, तो फिर आवाम से जाके जाए, उनके दरवाजों पर दस्तक दे, वो आपको देंगे। और कौन आपको प्लेट में रख के दे सर सकता बड़ी है? अहम तो बात आप आपके कर रहे हैं, हम अपने इसी को कौलों पे कंटिन्यू करना गुजारा। चाहेंगे। फैसल हकीम साहब क्या ऐड करेंगे? और साथ ही मुस्तफ़ा कमाल साहब की एक और बात भी कि अब वजारतों पे बात नहीं होगी, अब इख्तियारात आवाम के पास चाहिए, क्या कहेंगे? देखें, आप जब जमहूरियत की बात करते हैं तो जमहूरियत की तारीफ़ ही सबसे पहले है कि अवाम की हुकूमत अवाम के ज़रिए और अवाम के लिए। और जब आप जमहूरियत की बात करते हैं, वोट के इज़्ज़त की बात करते हैं, वोट देने की बात करते हैं, तो जो भी हुकूमत बरसरे इक़्तिदार आती है वो अवाम के वोटों के ज़रिए आती है और इख्तियारात अवाम के पास ही होते हैं। वो अपने मुंतखब नुमाइंदों को इसलिए भेजते हैं कि वो उनके हकूक़ की तर्जुमानी कर सकें। ठीक। तो अब मुस्तफ़ा कमाल साहब किस कंटेक्स्ट में ये कह रहे हैं कि अवाम के हाथ में इख्तियारात होने चाहिए, इसका जवाब तो वो बेहतर तौर पर दे सकते हैं। लेकिन जब भी जमहूरी दौर आया है, कम से कम अवाम ये नहीं के ज़रिए जो मुंतखब हुकूमतें हैं वो ये नहीं कह सकते कि अवाम ने उनको इख्तियारात नहीं दिए। इख्तियारात अवाम ने उन्हें दिए हैं, उन्होंने किस हद तक उन पर अमल दरामद किया है, किस हद तक अवाम के हकूक़ की तर्जुमानी की है और किस हद तक इस मुल्क की तरक्की के लिए काम किया है, ये एक सवालिया निशान ज़रूर है मुख्तलिफ जमहूरी अदवार के हवाले से। और उसके साथ साथ दूसरी तरफ मुस्तफ़ा कमाल साहब ये भी कहते हैं कि 5 साल के लिए सिंध और कराची उन्हें दे दिया जाए तो शायद वो वहाँ पे एक इनकलाब ले आएंगे तरक्की का। जब आप बात करते हैं अवाम के इख्तियारात की, तो वही अवाम आपको मुंतखब करके लाते हैं। अगर अवाम आपको मुंतखब करते हैं तो भले आप कराची सिंध की बात करते हैं, आप वफाक में भी वज़ीर आज़म अपना लेकर आएँ, लेकिन अवामी ताकत से लेकर आएँ ना। फिर आप ये ना कहें कि अवाम आपको जो है वो अवाम को इख्तियारात देने चाहिए। अवाम के इख्तियारात, अवाम के वोट से आप जब मुंतखब होके आते हैं तो जितने अवाम आपको वोट देते हैं उसी तरीके से आपकी नुमाइंदगी जो है वो चाहे सूबाई असम्बली या चाहे कौमी असम्बली या उसमें होती है। जहाँ बात करते हैं आप अवाम के इख्तियारात की, तो अवाम तो इख्तियारात आपके हवाले करते हैं अपने वोट के ज़रिए, आपको अपना नुमाइंदा बनाकर भेजते हैं। ये आपका हक बनता है कि जब आप सूबाई असम्बली में बैठे हैं या कौमी असम्बली में बैठे हैं तो अपने हल्के के और अपने सूबे के जो लोग हैं उनकी नुमाइंदगी कर सकें और उनके जो हकूक़ हैं उसके लिए भी आवाज़ उठा सकें, कानून साजी के हवाले से भी आवाज़ उठा सकें। आप 18वीं तरमीम लेकर आए कि सूबाई खुद मुख्तारी के हवाले से, आज आप कहते हैं कि आईनी तरमीम मज़ीद की जाए, ज़रूर कीजिए, लेकिन उसके मुस्तकबिल पर असरात ज़रूर देखें कि 4 दिनों के बाद फिर आप उसके ख़िलाफ़ भी ना बोलना शुरू कर दें कि ये इस तरह नहीं, इस तरह होना चाहिए। आप एक दफ़ा उसके असरात का जायज़ा ज़रूर लें और अवाम के इख्तियारात जो अवाम वोट के ज़रिए आपके हवाले करते हैं उनकी तर्जुमानी भी करें और उनकी हिफाजत भी करें। ठीक हो गया सर, आपका ओपिनियन आ गया। आरिफ चौधरी साहब क्या ऐड करना चाहेंगे? सर पहले तो ये बताइए, मुस्तफ़ा कमाल साहब का मुतालबा आप समझते हैं दुरुस्त है? मुस्तफा कमाल साहब का मुतालबा बिल्कुल दुरुस्त नहीं है और उनकी सारी गुफ्तगू जो है वो तजादात का शिकार है, क्योंकि ये वो पॉलिटिकल पार्टी है जो एक तरफ तो आज कह रही है कि इख्तियारात अवाम के हाथों में दिए जाएं और दूसरी तरफ ये इख्तियारात अवाम के हाथों में पहुंचने से जो रोकती है हुकूमतें उनका साथ देते हैं, हमेशा उनके हक में चलते हैं। आप देखें असद खान साहब ने सही बात कही कि आईने पाकिस्तान जो है उसमें ये लिखा हुआ है, ये पहले ही उसकी आगाज में ये लिखा हुआ है कि जो हाकमियत है वो अल्लाह ताला की है और इसे मुंतखब अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के जरिए हुकूमत चलाई जाएगी, कारोबार सल्तनत चलाया जाएगा। तो इसमें जहाँ तक आईनी तरमीम की तो इसमें जरूरत ही नहीं है। असल बात जिसकी जरूरत है वो है इन पॉलिटिकल पार्टीज के रवैये की, जो इक़्तिदार में आने के लिए किसी और तरफ देखते हैं, उन कुव्वतों की तरफ देखते हैं जो अवाम नहीं है, जिनका अवाम से कोई ताल्लुक नहीं है, और फिर उसके बाद भी जब किसी को इक़्तिदार से अलहदा करना चाहते हैं तो फिर भी उन्हीं कुव्वतों के हाथ में खेलते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि MQM जो है उसे ना तो जब उसे इख्तियार दिया गया और उनके पास सिंध था, कराची था, तो जो कुछ उन्होंने किया वो तारीख में बदतरीन अल्फाज में लिखा जाएगा। उन्होंने अवामी हकूक क्या, उन्होंने गरीब मोहल्ले में इंसान जो थे वो सांस नहीं ले सकते थे MQM की मर्जी के बगैर। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी बदकिस्मती होगी कि अब भी ये किसी तौर पर MQM जो है उसे ऐसा इक़्तिदार दिया जाए। सर जिन हक़ाइक़ पर आप नजर दोहरा रहे हैं, सर ये भी बताइएगा फिर किस मुंह से मुस्तफ़ा कमाल साहब ये कह रहे हैं कि 5 साल के लिए अगर कराची हमारे हवाले कर दें तो पीपल्स पार्टी का कोई नाम भी नहीं लेगा? देखिए, पीपल्स पार्टी का कोई नाम ले या ना दे, इनका कोई नाम आज भी नहीं ले रहा। पीपल्स पार्टी तो चलो सिंध में किसी तौर पर मौजूद है,
MQM जो है वो अपनी मौत खुद मार चुकी है, चूंकि इन्होंने जो कुछ खेल खेला है अब तक अवाम के साथ और उनकी राय के साथ और उनके वोटों के साथ, मैं समझता हूं कि उसके नतीजे में अवाम इन्हें मुस्तरद कर चुकी है। अब यही वजह है कि कभी ये किसी तरफ देखते हैं और कई हिस्सों में बढ़ चुके हैं। उसकी वजह यह है कि बुनियादी तौर पर इनका कोई एजेंडा जो था वो प्रो पाकिस्तान नहीं था, पाकिस्तान के अमूमी तौर पर पाकिस्तान के हक में नहीं था, बल्कि इनका एजेंडा वो था जिसके नतीजे में यहाँ लिसानियत बहुत ज्यादा आगे बढ़ी और लोग जो थे वो आपस में कौमियतों की बुनियाद पर कौमियत के नारे को सबसे पहले इस पार्टी ने उजागर किया। और उसका नतीजा यह है कि गली गली मोहल्ले मोहल्ले में लोग जो थे वो इस बुनियाद पर बंट गए और जो आपस कौम के अंदर जो एक यकताइयत थी और कौम के अंदर जो इकट्ठ था और यूनिटी थी, उसको मुतासर करने वाली ये पॉलिटिकल पार्टी, मैं समझता हूं कि इसके पास यदि कोई हक नहीं है हाँ कि आज इस तरह की बात करे, हाँ अपने रवैये को दुरुस्त करे, अवाम की हकमियत को सर, बहुत अहम करे। बात आपने की कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपने रवैये पर नजर दोहराएं और अपने जो रवैये हैं उनको दुरुस्त भी करें। क्या सिंध की तरक्की के लिए बल्दियाती निज़ाम में बेहतरी नागुज़ीर है? जरा पब्लिक पोल को डिस्कस कर लेते हैं। 80% को ऐसा ही लगता है जबकि 20% ऐसा नहीं मानते हैं। नाज़रीन, हम एक ब्रेक की जानिब बढ़ें, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। बढ़ेंगे आज के एक और टॉपिक की जानिब और बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के सरबराह परवेज़ खटक की, जिनका कहना है कि वफाक में अच्छे वज़ीर आज़म का आना ज़रूरी है जो मुल्क के साथ मुखलिस भी हो और मुल्क कर्ज़ों में डूबा हुआ है। सोचना होगा कि हमारा मुजरिम कौन है। मज़ीद वो ये कहते हैं कि मैं फ़िल वक्त वज़ीर आज़म का नहीं बल्कि वज़ीर आला का उम्मीदवार हूँ। अब जानना हम ये चाहेंगे कि आने वाले इलेक्शन में क्या पोजीशन होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन की, और जिस तरह से परवेज़ खटक साहब पर उम्मीद है कि वो वज़ीर आला के उम्मीदवार हैं, ऐसा हो सकेगा कि अकेले KPK से इलेक्शन जीतने में वो कामयाब हो सकेंगे, नहीं हो सकेंगे? फैसल हकीम साहब, आपसे स्टार्ट करेंगे। सर, क्या लग रहा है आपको, जिस तरह से परवेज़ खटक साहब पुर उम्मीद हैं, तो उनके सूबे में क्या होने जा रहा है? साथ ही वो ये भी कहते हैं कि लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून और JUI भी इत्तेहाद कर सकती है। सीट एडजस्टमेंट के हवाले से भी बात करें, आपको क्या लग रहा है इस हवाले से? देखें, अभी इलेक्शन के जो तारीख है उसका ऐलान तो हो गया है, लेकिन अभी भी सूरत हाल वाज़िया नहीं है। बहुत से इफ़ एंड बट्स अभी बाकी हैं कि आया इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, और आवाम के जो जहन है उनमें ये सवालात जन्म ले रहे हैं। लेकिन जहाँ तक बात है कि सियासी जमातें, तो सियासी जमातें अपने दावे ज़रूर कर रही हैं। हर कोई वज़ीर आज़म बनना चाहता है। पहले जो देखिए PTI पार्लियामेंटेरियन जिसके सरबराह ने ये कहा कि वो वज़ीर आला के उम्मीदवार होंगे, तो अगर आप KP की मजमूई सूरत हाल का जायज़ा लेती हैं या कौमी सतह पर सियासत का जायज़ा लेती हैं, तो अभी जो सूरत हाल है, कोई ऐसी सूरत हाल बनती नज़र नहीं आती कि कोई भी पार्टी बहुत वाज़े कोई अक्सरियत ले सकेगी, कि एक हंग पार्लियामेंट नज़र आती है। अभी कहना कबल अज़ वक्त है, क्योंकि आखिर में ज़ाहिर सी बात है जो वोट का इस्तेमाल है वो आवाम ने करना है, और उसके जिसके पास अक्सरियत होगी वो बरसरे इक़्तिदार आएगा। लेकिन अगर KP की बात करें तो KP में मुस्लिम लीग नून को इस वक्त आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि एक बेल्ट है जो उसका पॉकेट है, और उसके अलावा भी कुछ कोई पीपल्स पार्टी छोड़ के कोई PTI से कुछ लोग उसमें शामिल हो रहे हैं। उसके साथ साथ JUI एक बड़ा प्लेयर है वहाँ पे मौजूद है, उसके साथ PTI मौजूद है, PTI पार्लियामेंटेरियंस एक आ गई, उसके बाद ANP एक प्लेयर के तौर पे मौजूद है। तो इससे ये नहीं कहा जा सकता कि कौन सी जमात अक्सरियत के साथ आएगी। जो भी वहाँ की सूरत हाल बनेगी, मुझे ये लगता है कि वहाँ पे इत्तेहादी हुकूमत बनेगी, चाहे वो मुस्लिम लीग नून के इत्तेहाद से बने या किसी और जमात की। और पीपल्स पार्टी को भी वहाँ पे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। कुछ पॉकेट्स जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उसके भी मौजूद हैं। तो KP में यही नज़र आता है कि कौमी असम्बली की तरह वहाँ पे भी इत्तेहादी हुकूमत बनती नजर आती है। जिस तरह से फैसल हकीम साहब आप बात कर रहे हैं, और अभी हम डिस्कस कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन को, तो क्या ये उम्मीद भी हो सकती है कि मुस्लिम लीग नून के हवाले से वो बात करें, ये भी कह रहे हैं मुख्तलिफ अजलाम में मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ सीट एडजस्टमेंट पर बात हो रही है, तो मुस्लिम लीग नून के साथ भी कोई सीट एडजस्टमेंट हो सकती है? देखिए, मुज़ाकरात तो बैकडोर जारी हैं, और जो मुस्लिम लीग नून के सूबाई सदर हैं अमीर मकाम, वो काफ़ी एक्टिव इस हवाले से नज़र आते हैं, और वो दावे भी कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून जो है वो अपनी हुकूमत बनाएगी। अब हुकूमत जो है वो मुस्लिम लीग नून भी अकेले बनाने की पोजीशन में वहाँ पे नहीं है, वो भी किसी न किसी इत्तेहाद से के साथ मिलकर बनाएगी। और अगर जो PTI पार्लियामेंटेरियंस है वो इस
पोजीशन में आ जाती है कि अच्छी सीट्स ले जाती है, तो जाहिर सी बात है फिर मुस्लिम लीग नून का इत्तेहाद भी हो सकता है और सीट एडजस्टमेंट भी उससे पहले, इंतखाबात से पहले हो सकती है अगर इनकी पोजीशन वाज़ेह हो जाएगी। और JUI पहले ही मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर चलने पर इत्तफाक कर चुकी है। तो KP में जो एक इत्तेहाद हमें बनता नज़र आ रहा है वो JUI और मुस्लिम लीग नून का तो कन्फर्म है। उसके बाद दो जो बाकी प्लेयर्स हैं जिसमें ANP है और पीपल्स पार्टी है, उनका फैसला आना बाकी है कि वो किसके साथ इत्तेहाद करते हैं। और फिर उसके बाद देखा जाएगा कि PTI पार्लियामेंटेरियंस का क्या मुस्तकबिल होगा, आया वो कितनी नशिस्तें ले सकती है और उसकी आइंदा इंतखाबात में क्या पोजीशन होगी। ठीक हो गया फैसल हकीम साहब, आपका ओपिनियन आ गया। असद खलल साहब, आप क्या ऐड करना चाहेंगे? पहले तो परवेज़ खटक साहब के स्टांस को हम देखते हैं, उनके सियासी स्टांस को क्या कहेंगे कि एक जानिब वो ये कह रहे हैं कि मैं फिल वक्त वज़ीर आज़म का नहीं वज़ीर आला का उम्मीदवार हूँ। क्या वो इतनी पोजीशन रखते हैं कि वो वज़ीर आला बन सकें, और अगर नहीं बनते तो फिर क्या होगा उनका मुस्तकबिल? देखिए, ख्वाहिश करने में या दावा करने में तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन जमीनी हकायक उनके दावा जो है उसको साथ देते नजर नहीं आ रहे। अभी रिसेंटली आप आजकल या इससे पहले जो चंद दिन बावजूद पाबंदियों के अभी PTI के जो जलसे आप देख रहे हैं और वहां पे जो गैदरिंग है, यानी उससे पहले पीपल्स पार्टी नून लीग के तो आजादाना जलसे भी हुए, उसकी वही तादाद आपने देख ली। लेकिन PTI की इतनी बड़ी तादाद में लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जिसकी 2 तारीख अक्सरियत में हुकूमत थी, अब उसका एक जो बंदा यानी एक जो उस पार्टी के साथ जिसने दगा किया है, वो ये समझ रहा है कि वो अब 2 तारीख अक्सरियत वाले जो वोट जिनके जरिए वो 2 तारीख अक्सरियत की असेंबली में वो सारे, तो उनको वोट, मेरा नहीं ख्याल कि उसमें मेजोरिटी छोड़ के कोई एक बहुत कम तादाद भी शायद उसमें ना हो जो कि उनको वोट दें। तो फिर अगर वोट उनके पास इतने ज्यादा नहीं होंगे तो वो किस तरह हुकूमत बना लेंगे? दूसरी जिस तरह चीजें नजर आ रही हैं, वहां पे सिंगल मेजोरिटी जो कोई भी पार्टी जो है वो नहीं ले सकेगी, मखलूत हुकूमत ही बनेगी। अब मखलूत हुकूमत किस तरह बनती है, किस पार्टी की कितनी क्या पोजीशन आती है, तो ये बात तो समझ आती है। लेकिन ये अगर कोई पार्टी क्लेम करे, वहां पे तो इवन के PTI ने क्लेम नहीं किया कि हम सिंगल मेजोरिटी में हुकूमत बना लेंगे, ना JUI अपनी इस तरह का कोई दावा किया, ना नून लीग या पीपल्स पार्टी की जानब से। मखलूत हुकूमत ही बननी है वहां पे। अब उनका कितना शेयर उनके पास आता है, वो अपोजिशन में बैठते हैं या हुकूमत में बैठने के लिए उनके साथ अलायंस बनता है, क्या सूरत सामने आती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी तक आज के दिन तक अगर देखा जाए तो ऐसी कोई भी दूर दूर तक पोजीशन नजर नहीं आ रही जिससे उनके दावा जो है उसका सच जो साबित होता नजर आ रहा है। ठीक हो गया सर, आप कह रहे हैं ऐसी दूर दूर तक कोई पोजीशन नजर नहीं आ रही। आरिफ चौधरी साहब, क्या आपको लगता है कि परवेज खटक वजीर आला KP के बनने की सलाहियत रखते हैं, अहलियत रखते हैं? पोलराइजेशन है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन इस सतह तक जा चुकी है कि लोग जब तजिया करते हैं तो वो बिल्कुल अपनी तबीयत के मुताबिक और पसंद और नापसंद के मुताबिक तजिया करते हैं। और मैं हैरान होता हूं कि जब हम बात करते हुए PTI को बिल्कुल नजरअंदाज ही कर देते हैं, जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है और सबसे बड़ी रियलिटी है। अगर तो पाकिस्तान में इलेक्शन होने हैं फेयर एंड फ्री और ट्रांसपेरेंट होने हैं, फिर तो आप ये देखें कि PTI को कोई करीब भी नहीं पहुंचेगा। जहां तक इसका ताल्लुक है सुबह KPK का, तो KPK में तो आप ये समझते हैं कि दूसरी कोई पार्टी बिल्कुल शायद ही कुछ सीटें दे। और बाकी आप ये देखें कि पंजाब के अंदर या बाकी जगह पे मुस्लिम लीग नून के पास सीटें यकीनन होंगी। लेकिन अगर ये सोचा जाए कि इस तरह के लोग जो पार्टी को छोड़कर गए हुए हैं, वो किसी, आपने देखा माजी में कि जब PTI को छोड़कर लोग गए थे और मुस्लिम लीग नून ने उन्हें टिकट दिए, तो उनमें से कोई शायद एक तो जीत सके थे, वरना उनमें से कोई भी नहीं जीत सका था। लेकिन आरिफ चौधरी साहब, परवेज खटक का प्रीवियस एक्सपीरियंस भी है, उस बेस पे तो वो दावा कर सकते हैं। परवेज खटक साहब का दावा जो है बिल्कुल उन्हें करना चाहिए, लेकिन हैरान कौन बात यह है कि परवेज खटक साहब आखिर तब तक जितने भी ओहदे उन्हें मिले, चीफ मिनिस्टर बने तो वो PTI और इमरान खान साहब ने बनाया, और उसके बाद जो वजीर दाखिला बने वो भी उन्होंने बनाए। उनकी तो अपने एक दिन की सियासत जो है हमें नजर नहीं आती जिसमें कोई ओहदा इतना बड़ा उन्होंने अपने तौर पर हासिल किया हुआ इंडिपेंडेंटली। तो दूसरी बात यह है कि जिस उनके साथ लोग ट्रीट कर रहे हैं, इनमें से कोई पॉलिटिकल पार्टी और बशमूल परवेज खटक के
जलसा करने की पोजीशन में नहीं है। जो जलसे इनके होते हैं, इतना बड़ा मजाक बनता है कि लोग वहां आते नहीं हैं, और जिस तरह उन्हें लाने की कोशिश की जाती है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो क्लाउड होता है, जो आप लोगों को आपको आने वाले दिनों में लोगों की हैसियत और पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत नजर आती है, वो लोगों के जोश और जज्बे से होती है। वो जोश और जज्बा स्वाय पीटीआई के किसी के पास नहीं है। हमने तो मुस्लिम लीग नून का जलसा देखा, जो जलसा जो था वो बिल्कुल ये समझे कि लोग थे, लेकिन उनमें कोई जज्बा नहीं था। अजी, तो ऐसी सूरत हाल में इनका क्लेम बिल्कुल फासिद है और इसकी कोई हैसियत नहीं है। फेयर और फ्री ठीक हो गया, ऐसे दावे की कोई जमहूरी हैसियत नहीं है। आप ऐसा समझते हैं? पब्लिक पोल को डिस्कस कर लेते हैं। क्या पीटीआई पार्लियामेंटेरियन अकेले केपीके से इलेक्शन जीतने में कामयाब होगी? 21% को ऐसा लगता है, जबकि 79% ऐसा नहीं मानते हैं। नाज़रीन, हम एक ब्रेक की जानिब बढ़ें, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। बात करेंगे हमास इसराइल जंगबंदी मुआहदे के हवाले से। अब इसके ख़त्म होने के बाद ये भी कहा जा रहा है कि इसके तौसी के इम्कानात रोशन हैं, ताहम इस हवाले से कोई हतमी फ़ैसला अभी तक नहीं हो सका है। अगर अमरीकी सदर की बात करें तो ये कहते हैं कि यही हमारा मकसद है और यही सब चाहते हैं कि जंगबंदी में जो है वो तौसी की जाए और जंग का जो है वो जारी ना रहे जंग। साथ ही इसराइल की जानिब से जो बयानात आ रहे हैं उसमें जंगबंदी के बाद पूरी ताकत से जो है वो हमलों का इशारा दिया गया है। अब होने क्या जा रहा है, अपने मेहमानों की जानिब बढ़ते हैं। आरिफ चौधरी साहब, आपकी जानिब आएंगे। जंगबंदी मुआहदे में तौसी देख रहे हैं या एक मरतबा फिर से इसराइल जो है वो पूरी ताकत के साथ हमलों में इजाफा करेगा? इसराइल को किसी तरह का खौफ नहीं है और कोई इस तरह की सूरत हाल नहीं है जो होती है। इसराइल बिल्कुल अपनी जानियत में आज़ाद है और उसने तय किया हुआ है कि इस दफ़ा यानी फैसला कुन अंदाज में उसने तबाही लानी है और उसके लिए उसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं है। मेरे ख्याल में ऐसी सूरत मुझे नजर नहीं आती कि ये जो जंग बंदी है इसमें तोसी हो जाए। थोड़ी सी तोसी हो सकती है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप देखेंगे कि इसराइल जो है वो अपनी जारियत को आगे जारी रखेगा। ठीक हो गया। आरिफ चौधरी साहब, आपका ओपिनियन आ गया। असद खरल साहब, आपको क्या लगता है सर, अब फरीकैन भी मजीद जंगबंदी जो है उसका इशारा दे रहे हैं कि ये मुआहदा तौसी इख्तियार करेगा। क्या मसले के पुरअमन हल के लिए ये पहला कदम साबित हो सकता है या दोबारा से एक मरतबा फिर से जंग का आगाज होगा और फिर वही हमलों का सिलसिला जारी हो सारी राय का? देखिए, अगर ये आप समझ रहे हैं कि जंग बंदी के अंदर जो तुसी है, अगर वो कुछ दिनों के लिए होगी भी तो उसके अंदर यकीनी तौर पर इसराइल जो है उसकी मुनाफिकत ये होगी कि वो दोबारा सिरे से मजीद अपने भरपूर तरीके से, जिस तरह आरिफ चौधरी साहब ने कहा है, वो हमलावर होगा। और अब उसको जवाब मिल गया नस्ल कशी के लिए, फलस्तीन के ऊपर बर्बरियत करने के लिए, और अब वो कभी भी इस अपॉर्चुनिटी को जाया नहीं करेगा और ना ही उसको कोई थ्रेट है, ना खौफ है और ना ही उसके आगे उसका हाथ रोकने वाला है। तो लिहाजा हमें तो यही, मुझे तो लगता है कि ये जो जंग बंदी चंद दिन के लिए अगर किसी होती भी है तो ये मुस्तकिल अब जंग बंदी है, मुझे नजर नहीं आ रही। इजराइल इस अपॉर्चुनिटी को भरपूर तरीके से फायदा उठाएगा और वो बरबरियत का मजीद मुजाहरा करेगा। अच्छा सर, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अमेरिकन प्रेसिडेंट का जो बयान सामने आया है कि यही हमारा मकसद है और यही सब चाहते हैं कि जंगबंदी में जो है वो इसको जारी रखें और अब जंग की जानिब ना जाएं, इस दोहरे मयार को कैसे देख रहे हैं? एक जानिब इसराइल को सपोर्ट करें, दूसरी जानिब ऐसी बयानात। देखें, जो बात जंग बंदी के हवाले से बात है वो सिर्फ उन्होंने अपने जो यरगमाली से 50 इजरायली उनको रिहा करवाने के लिए, बेसिकली मकसद उसका मेन ये था, किसी दबाव में आके उन्होंने जंग बंदी नहीं की। अब क्योंकि उनके जब यरगमाली रिहा हो गए हैं तो अब वही बात है कि अब भरपूर तरीके से दबाव तो किसी का है नहीं, ना उनको कुछ दबा सकता है। जो सूरत बनी हुई है, सारे जो इस वक्त जो कूदते हैं, आलमी जो कूदते हैं, वो उनके साथ है पूरी तरह भरपूर तरीके से। और दूसरी तरफ फलस्तीन जो है निहत्ता है और इस्लामी जो मुल्क है वो भी एक हिपोक्रेसी का मुजाहरा कर रहे हैं। OIC, अरब लीग वगैरह जितने भी हैं, आपको पता है कि उनकी जानब से इतनी रेजिस्टेंस नहीं है या इतना कुछ सख्त मुजामत का सामना नहीं है इसराइल को, इसलिए वो तो अपनी जो बर्बरियत है वो जारी रखेगा। ठीक हो गया। असद खरल साहब, आपका ओपिनियन भी आ गया। फैसल हकीम साहब, अगर इसको हम डिटेल से देखें तो ओवरऑल यही लग रहा है, जैसे कि अभी असद खरल साहब भी कह रहे थे कि ये 4 रोज़ा जंगबंदी का जो मुआहदा किया गया था ये सिर्फ यरगमालियों की रिहाई का मंसूबा था। जब यरगमाली रिहा हो जाएंगे मुकम्मल तौर पर तो एक मरतबा फिर से इसराइल जो है वो अपनी हठधर्मी बरकरार रखेगा। सर, आपको क्या लग रहा है इस हवाले से? देखिए, माजी को देखें तो इसराइल की हठधर्मी यूँ लगता है कि बरकरार रहेगी, लेकिन उसके साथ 2 चीज़ें आपको देखनी होंगी। एक, जब ये हमला किया गया तो उस वक्त सूरत हाल क्या थी इसराइल की उस खित्ते में,
उस खित्ते में एक डरावना ख्वाब था, लेकिन उस डरावने ख्वाब को तोड़ा हमास ने। और हमास ने जिस तरह की कार्रवाइयाँ की, ज़मीनी हमले जिस तरह के किए गए, उसमें इसराइल ने सिर्फ जो निशाना बनाया वो सिविलियन आबादी को बनाया। उसमें जिस हद तक इसराइल को आगे से जवाब दिया गया वो भी एक सबको सामने रखना चाहिए। और ये 4 दिन की जंगबंदी जो है, इस हवाले से अगर आप अदाद शुमार को देखें तो क्या दोनों अतराफ से मुकम्मल तौर पर कैदी रिहा कर दिए गए हैं, कुछ घंटे बाकी हैं। दोनों तरफ से ये ऐलान नहीं किया गया कि सारे कैदी रिहा हो गए हैं। और ये जब तक ऐलान नहीं किया जाता या इस हवाले से हक़ाइक़ सामने नहीं आते, ये कुछ नहीं कहा जा सकता। जहाँ तक बात है कि जंगबंदी में तोसी, तो जंगबंदी में तोसी के लिए दोनों अतराफ पर दबाव बरकरार है। और पहले तो आप ये देखें कि इसराइल जंगबंदी के लिए राज़ी नहीं था। अगर 4 दिन की जंगबंदी हुई और आप ये कहते हैं कि उसके बाद इसराइल पूरी बर्बरियत, पूरी ताकत के साथ आएगा, तो आप ये भी जहन में रखें कि 4 दिन में दूसरी तरफ भी रीऑर्गेनाइज होने का एक मौका मिल गया है और वो भी उसी तरह जवाब देंगे। और इसराइल को जिस तरह पहले मज़ामत का सामना था, उसी मज़ामत का सामना, बल्कि उससे ज़्यादा बढ़कर मज़ामत का सामना भी करना पड़ सकता है। अच्छा, जैसे अमेरिकन प्रेसिडेंट ये कह रहे हैं सर कि हमास गज़ा पे मुकम्मल कंट्रोल खो चुका है, इस दावे को कैसे देखते हैं आप? देखें, हमास कैसे कंट्रोल खो चुका है, आपने हमास को ख़त्म नहीं किया। आप जब जो है वो ये दावे करते हैं कि हमास ख़त्म कर दिया, तो आपको वो मज़ामत नज़र आती है। आपको जब हमला करते हैं तो उसमें जगह जगह जो मज़ामत नज़र आती है। जब आप जंगबंदी करते हैं तो जो रिहाई है यरगमालियों की, वो आपको होते नज़र आती है। तो हमास तो अपनी जगह पर बरकरार है, हमास कैसे ख़त्म हो सकता है? और दूसरी बात यह है कि हमास को अब फ़लस्तीनियों की मुकम्मल हमायत हासिल है, क्योंकि जो एक फ्लैश पॉइंट था ये मसला बना दिया है हमास के इस सारी सूरत हाल के बाद। और पूरी दुनिया में जो इसराइल की बर्बरियत है वो भी खुलकर सामने आई है। और अगर आप ये कह सकते हैं कि मगरिब, तो मगरिब किसी हद तक उनके साथ है, लेकिन कुछ लोग वहाँ से भी उन्होंने आवाज़ उठाई है। सर, ऐसा तो नहीं कि इन्हीं वजूहात की बिना पर, आरिफ चौधरी साहब आपसे कमेंट की दरख्वास्त करूंगी कि इसीलिए अमेरिकन प्रेसिडेंट ये जब वो है वो स्टेटमेंट पास कर रहे हैं कि अब हमास जो है वो कंट्रोल खो चुका है, या हम भी यही चाहते हैं कि जंगबंदी जो है ये जारी रहे, कि अमेरिका के अपने अंदर से अब आवाज़ें उठ रही हैं और वो अमेरिका को जो है वो पुश करने के लिए कामयाबी की तरफ जा रही हैं? देखिए, अमेरिका जो है वो अपने अंदर के तजादात की वजह से और अंदर के प्रेशर की वजह से अगर कोई बात करता है तो करता है, अदरवाइज वो अमेरिका का ही बच्चा है। इसराइल अमेरिका की सपोर्ट के बगैर कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन अमेरिका को इतना ज्यादा दबाव है अपने लोगों का, चूंकि पब्लिक ओपिनियन वहां बहुत मैटर करती है। और जितने बड़े बड़े जुलूस निकले हैं अमेरिका में सहूनियत के खिलाफ और इसराइली जारियत के खिलाफ, बरतानिया में, अमेरिका में और यानी यूरोपीय यूनियन के अंदर जिस हद तक आवाजें उठी है, वो तो बराए नाम रहेगी। ये मुस्लिम उम्मा का तो आप समझता हूँ कि एक मजाक बन गया है। मुस्लिम उम्मा तो बिल्कुल खामोश बैठी है और इसराइल को मौका दे रही है कि वो जिस हद तक आगे बढ़ के ख़त्म कर सकता है फ़लस्तीनियों को वो करे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये अश्कशोई की हद तक इसकी आई वाश है, ये स्टेटमेंट्स उसकी प्रेसिडेंट बाइडन की। इसके अलावा इसकी कोई हैसियत नहीं। जो वो वही कुछ करेगा जो इसराइल के इंटरेस्ट में होगा, यानी बाहर जो मर्जी बयान दे, लेकिन करेगा वो इसराइल की हमायत में हर चीज करेगा और इसराइल की मर्जी और मंशा के ऐन मुताबिक सब कुछ किया जाएगा। ठीक हो गया आरिफ चौधरी साहब, आपका कमेंट भी आ गया। जरा इस बुनियादी सवाल के हवाले से पब्लिक पोल को डिस्कस कर लेते हैं। फरीकैन का मजीद जंगबंदी का इशारा क्या मसले के पुरअमल हल की जानिब पहला कदम साबित होगा? 57% यही उम्मीद करते हैं, जबकि 43% ऐसा नहीं मानते हैं। अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन्होंने अपने कीमती वक्त और कीमती तज्जिये से आगाह किया। और नाज़रीन, आपसे इजाज़त लेंगे। अल्लाह निगहबान।